बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सबसे पहले तो इमरान ख़ान साहब के बारे में मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। इंटरनेशनल ख़बरें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इमरान ख़ान साहब की एक मरतबा फिर मुलाकात नहीं करवाई गई उनकी फ़ैमिली के साथ। एक बड़ी सख्त ज़्यादती है। ना ईद पे मुलाकात करवाई, ना ईद के बाद मुलाकात करवाई। उनकी बहनें गई थी अपने भाई को मिलने के लिए, लेकिन जैसा कि हमेशा होता है वो हमेशा जाती हैं मिलने के लिए और हमेशा उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती। इमरान खान की बहनों ने कहा कि ये धोखा दे रहे हैं कि इमरान खान के इलाज के बारे में बुशरा बीबी को बताया जा रहा है। बुशरा बीबी तो खुद जेल में है, ना वो किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकती हैं, ना वो कोई सेकंड ओपिनियन ले सकती हैं। तो ये सिर्फ टेक्निकली ना इमरान खान साहब को नीचा दिखाने के लिए, सिर्फ इमरान खान साहब की सेहत से खेलने के लिए और इमरान खान को तोड़ने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। इमरान खान के बेटे भी कह रहे हैं, उनकी बहनें भी कह रही हैं। जो लोग इमरान खान को पुराना जानते हैं ना, मैं उनसे भी मिला हूँ, उनसे बात भी की है। और अब तो लगभग काफ़ी सालों से मैं इमरान खान को जानता हूँ। 15-16 साल हो गए हैं मैं लगातार कवरेज कर रहा हूँ और इमरान खान से कई मुलाकातें भी रही हैं। वो नहीं टूटेगा इनसे। आसिम मुनीर साहब, वो आपसे नहीं टूटेगा। आप जो मर्जी कर लें वो आपसे नहीं टूटेगा। आपने 5 साल की एक्सटेंशन ली, आप 15 साल की और एक्सटेंशन ले लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इमरान खान को ज़िंदगी दे, वो आपसे नहीं टूटेगा। ये हो नहीं सकता ना, आप नहीं तोड़ सकते उसको। और उसको तोड़ने की जिद क्या है? आप अपना काम करें, आइन और कानून की हदूद के अंदर रहते हुए अपनी नौकरी करें और घर जाएं। ये पाकिस्तान के लीडर्स हैं जिनको अवाम मुंतखब करती है, उन्हें पाकिस्तान चलाने दीजिए। ज़बरदस्ती मत कीजिए पाकिस्तान के साथ। पहले भी ऐसी हरकतों की वजह से पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया था। बहरहाल इमरान खान साहब को फिर नहीं मिलवाया गया। और गार्डियन अखबार ने इमरान खान साहब के बारे में एक आर्टिकल लिखा है। काफ़ी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं, चीदा चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। बड़ा लंबा आर्टिकल है, कई सफ़हात पे मुश्तमिल आर्टिकल है। गार्डियन ने लिखा इमरान खान साहब के बारे में। पाकिस्तान में साबिक वज़ीर आज़म, कोई भी वज़ीर आज़म, उसको ओहदे से हटाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इमरान खान को, जो कि दुनिया का मकबूल तरीन हीरो है, उसे हटाना इस्टेब्लिशमेंट को बहुत महंगा पड़ गया। खान ने खेल के मैदान में, फलाही काम के मैदान में और सियासत के मैदान में जहाँ पे कदम रखा, मद्दे मुकाबिल कोई नहीं रहा। लेकिन उसे तमाम कुव्वतों ने मिलकर जेल में बंद किया हुआ है, यहाँ तक कि उसे कत्ल करने की भी कोशिशें की गई हैं। इस आर्टिकल में ये दावा किया गया कि इमरान खान पाकिस्तान की तारीख के मकबूल और मशहूर तरीन इंसान हैं। कोई मर्द या औरत, जिंदा या मरहूम, हकीकी या ख्याली पाकिस्तानी इमरान खान से ज़्यादा मशहूर नहीं हुआ या इमरान खान से ज़्यादा उसको मकबूलियत नहीं मिली। ये बात हकीकत है, झूठ नहीं है। दुनिया इमरान खान की गवाही देती है, लेकिन बोनो ने मिलकर एक बहुत बड़े कदावर शख्स को सिर्फ इसलिए जेल में बंद कर दिया कि जब ये बोने उसकी तरफ देखते थे तो ऐसे सर उठा के देखते थे, तो इन बोनों ने उसे जेल में बंद कर दिया। और कुछ नहीं है, ये सारे बोले हैं, कुछ नहीं बेचते इमरान खान के आगे। पाकिस्तानी अवाम क्योंकि इमरान खान के साथ खड़ी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको ये इज़्ज़त दी है, ये उसके हिस्से में आई है। अब आप जो मर्जी करें, उल्टे लटक जाएं, ये तो अल्लाह ने उसको दी है। अब आ जाए नादरीन इंटरनेशनल ख़बरों की तरफ। तो पाकिस्तान कुछ थोड़ा सा मरकज़ निगाह बना। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को लगता है कि एक इस तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान मुज़ाकरात कार का रोल प्ले कर सकता है, पाकिस्तान मेज़बानी कर सकता है। यानी शहबाज शरीफ ने इसके ऊपर एक ट्वीट भी किया और कहा कि मशरिक़ वस्ता में जंग बंदी और मुज़ाकरात की कोशिशों की पाकिस्तान हमायत करता है। ईरान अमेरिका जंग बंदी और अमन और इस्तेहकाम की हमायत करते हैं। उन्होंने ऐलान किया कि अमेरिका और ईरान की रजामंदी से पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़बानी करने के लिए तैयार है। जंग के ख़ात्मे के लिए बामानी और नतीजा खेज़ मुज़ाकरात ज़रूरी हैं और पाकिस्तान जो है मुज़ाकरात में सहूलतकारी को एक एजाज़ समझेगा। ये शहबाज शरीफ ने अपनी जो ट्वीट है उसको अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, विटकोफ जो पाकिस्तान आया हुआ था, और उसके अलावा ये विटकोफ जो है ना, ये इस रीजन का हेड बनाया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप ने, और फिर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची को टैग कर दिया। ये इन 3 बंदों को भी शहबाज शरीफ साहब ने टैग किया है अपने ट्वीट में। अब देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है जंगबंदी में। इससे एक तो पाकिस्तान अकेला नहीं है, तुर्की भी कोशिश कर रहा है, मिस्र भी कोशिश कर रहा है, कतर ने तो इनकार कर दिया, हम इसका हिस्सा नहीं है। लेकिन क्या वाकई जंगबंदी हो जाएगी? अमेरिका के जो सहाफ़ी हैं वो भी अब ये मानना शुरू हो गए हैं कि ईरान ने जंगबंदी की दरख्वास्त नहीं की। जंगबंदी की दरख्वास्त जो है वो अमेरिका ने की है और ईरान की जानिब से अभी उसको कबूल नहीं किया गया। उन्होंने शराइत रख दी हैं कि अगर जंगबंदी करनी है तो हमारी चंद शराइत हैं।
शराइत मैं आपको बता चुका हूँ। वो कहते हैं जी हमारे हकूक़ हमें दिए जाएँ, हमारे ऊपर से पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ। वो ये कहते हैं आइंदा गारंटी दी जाए कि कोई कभी हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा। फिर साथ में वो ये भी कहते हैं कि हमारा जो नुकसान किया गया है $100 अरब का कम से कम अभी तखमीना है, वो हमें यकमुश्त अदा किया जाए, वो पैसे हमें मिलने चाहिए। फिर ईरान एक और बात करता है कि फ़लस्तीनियों और लबनानियों के ऊपर जो कत्लेआम हो रहा है, नस्ल कुशी हो रही है, वो भी बंद की जाए। उस पर उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया अभी। तो उनके मुतालबात की एक फ़हरिस्त है। वो ये चाहते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ से आइंदा जो भी टैंकर्स गुजरे या वहाँ से तजारती माल गुजरे, वो ईरान को बाकायदा टोल टैक्स देकर गुजरें, जैसे पूरी दुनिया में होता है। वो कहते हैं ये हमारा पानी है तो हम यहाँ से गुजरने के लिए पैसा क्यों ना लें। जब बाकी दुनिया पैसा लेती है तो हम भी पैसा लेंगे। तो ये ईरान की सोच है। इतने सारे मुतालबात ईरान के हैं। अमेरिकन मुतालबा जी यूरेनियम आप हमारे हवाले कर दें। क्या पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ईरान से यूरेनियम लेके अमेरिका के हवाले कर सकते हैं? और क्या ईरान ये करेगा? इसके बगैर तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए फेस सेविंग कोई नहीं है। फिर क्या हम गारंटी दे सकते हैं ईरान को कि अब अमेरिका या इसराइल आपके ऊपर दोबारा अटैक नहीं करेंगे? हम तो कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों को आज तक गारंटी नहीं दे पाए। पाकिस्तान जो कोशिश कर रहा है वो संजीदा, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान कोशिश नहीं कर रहा, उसकी वजूहात हैं। देखिए, अगर पाकिस्तान ये कोशिश नहीं करेगा और ये जंग चलती रहेगी तो पाकिस्तान को इस जंग में उतरना पड़ेगा। ये जो विटकोफ पाकिस्तान में आया हुआ, आपको क्या लगता है ये सिर्फ जंगबंदी के लिए आया? ये पाकिस्तान को ज़हनी तौर पे इस लड़ाई के लिए तैयार भी करेगा कि अगर जंगबंदी नहीं होती तो पाकिस्तान भी हमारे साथ खड़ा हो जाए। पाकिस्तान एक बड़ी फौजी कुव्वत है और अमेरिका ये चाहेगा कि पाकिस्तान हमारे साथ और इसराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ इस जंग को लड़े। अब पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ती जाएंगी, मुसीबतें बढ़ती जाएंगी अगर पाकिस्तान इस जंग के अंदर उतरता है तो। और अगर जंग बंद हो जाती है, पाकिस्तान बहुत सारे चैलेंजेस से बच जाएगा। पाकिस्तान के अंदर देखें ना, हुक्मरानों ने किया क्या है। एक तो पाकिस्तानी अवाम बिल्कुल ईरान के खिलाफ किसी भी लड़ाई के खिलाफ है। यहाँ पे अब ये माहौल बना रहे हैं शिया सुन्नी फसाद वाला या शिया सुन्नी तफरीक वाला। मेरी तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि आपस में तफरका ना डालें, आपस में लड़ें मत, शिया सुन्नी की बुनियाद के ऊपर नफरत ना फैलाएं, मोहब्बत और अमन से एक दूसरे के साथ रहें। पाकिस्तान में कोई शिया सुन्नी का मसला नहीं है, ये जानबूझकर पैदा किया जाता है। इसकी डोरियां कहीं और से हिलाई जाती हैं और पाकिस्तानियों का खून बह जाता है, अमन ख़राब हो जाता है। अभी भी कलदम तंजीमों के बंदों को लाकर बिठा दिया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। मुझे बताएं ना, फ़ौज का क्या इमेज बनेगा जब कलदम तंजीमों के वो लोग जो माजी में कत्लों में मुलव्विस रहे हैं, जिनके ऊपर दहशतगर्दी के मामलात हैं, वो लोग जब बैठ के पाक फ़ौज के हक़ में बात करेंगे तो पाक फ़ौज का क्या इमेज बनेगा। अभी कलदम तंजीमों से अगर काम नहीं चलता तो कल को गुड़ तालिबान को भी लाया जा सकता है। तो पाकिस्तान की फ़ौज का क्या इमेज बनेगा? कितनी बुरी बात है। तो तफरका डालने की कोशिश की जा रही है। आपने हर हाल में इस तफरके से बचना है। मुझे बड़ी प्यारी एक बंदे की बात लगी। मुझे बता रहा था कि एक साहब दुआ कर रहे थे, वो सुन्नी थे और वो दुआ कर रहे थे या अल्लाह ताला ईरान को हिफाजत में रख। वो ईरानियों के लिए दुआ कर रहे थे। तो दूसरे साहब ने उन्हें कहा कि आप ईरान के लिए क्यों दुआ कर रहे हैं, वो तो शिया है। तो उन्होंने कहा जी फिर आप इसराइल के लिए दुआ कर लें, वो तो सुन्नी है ना। तो मामला बड़ा सादा सादा है कि ये लड़ाई क्योंकि इसराइल और ईरान के बीच में है, तो ऑब्वियसली जो मुसलमान ममालिक हैं उनके सेंटिमेंट्स एक मुसलमान मुल्क के साथ ही होने थे, ईरान के साथ ही होने थे। ये ऑब्वियस है। अब जो इसको ना समझे तो उसकी मर्जी है। पाकिस्तान के अंदर ना देखो इन्होंने कैसे दाव लगाया। जैसे ही आलमी मंडी में खबर आती है, ये पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें उठा के कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। मट्टी का तेल कितना महंगा कर दिया, आई ऑक्टेन कितना महंगा कर दिया, डीजल और पेट्रोल की कीमतें 55 रुपए बढ़ा दी, अभी मजीद बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। ये अपने सारे खसारे इसी बहाने पूरे कर रहे हैं। हालांकि मुझे एक शख्स ने ये इतला दी है, इसकी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन उन्होंने दावा किया कि हुकूमत से आप कहें कि वो आपको दिखाए उन अदायगियों की तफसीलात, और ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। हुकूमत दिखाए ना कि अगर ये महंगा पेट्रोल या डीजल खरीद रहे हैं तो अदायगियों की तफसीलात कौम को दिखाएं, जनाब ये अदायगियाँ हमने कर दी हैं। दावा यह किया जा रहा है कि हुकूमत सऊदी अरब से जो भी इस वक्त फ्यूल ले रही है वो रियायती निर्खों पे ले रही है, क्योंकि सऊदी अरब को पाकिस्तान की इस वक्त ज़रूरत है और वो भी उधार ले रही है। कोई अदायगियाँ नहीं हुई। अगर कोई अदायगियाँ हुई हैं तो वो शो कर देना कि ये हमने महंगा खरीद लिया जनाब, ये हमारे कौमी बैलेंस के अंदर से ये पैसा चला गया, वो ये आपको दिखाएंगे नहीं। तो बाहर से पेट्रोल इनको कैसा भी मिले कि 5300 अरब रुपया पाकिस्तान में करप्शन की नजर हुआ है और रिकवरी डाली हुई है इन्होंने। अब वो रिकवर हुआ अगर वो पैसा, तो वो गया कहां पे, किसके पास गया?
किसकी जेब में गया, यानी कौमी खजाने में तो जमा नहीं हुआ। ऐसा कोई रिकॉर्ड अवेलेबल है तो हुकूमत शेयर करे कि वो पैसा कौमी खजाने में जमा हुआ है। अभी तक तो हुकूमत ने ऐसा कोई शेयर नहीं किया। तो एक घड़ी पे मैराथन ट्रांसमिशंस करने वाला मीडिया 5300 अरब की करप्शन के ऊपर बिल्कुल खामोश है, बिल्कुल खामोश है, कोई बात ही नहीं कर रहा। नादरीन, एक चीज और है, मैं यहाँ पे उसको ऐड करना चाहता हूँ, ये इंतहाई अफसोसनाक चीज है। सुहेल अफरीदी के हवाले से है, एक और डॉक्यूमेंट्री जारी कर दी गई। पहले कुछ डॉक्यूमेंट्रीज और कुछ खबरें जारी की गई और मुख्तलिफ सहाफ़ियों का नाम लगा दिया गया, लेकिन वो नामालूम ज़राए से खबरें आई थी। उन सहाफ़ियों ने उन खबरों को और उन विजुअल्स को या उन डॉक्यूमेंट्रीज को डिसोन कर दिया। अब नामालूम अफराद तो होते थे, वो जबरी तौर पे लापता तो करते थे, लेकिन अब नामालूम अफराद जो है वो डॉक्यूमेंट्रीज बना के जबरी तौर पे सहाफ़ियों के खाते में डाल रहे हैं। है ना अजीब बात? जैसे कैसी अजीब बात है। अभी एक सदर हैं पेशावर प्रेस क्लब के, एम रियाज साहब, उनके खाते में एक डॉक्यूमेंट्री डाल दी गई सुहेल अफरीदी के खिलाफ। तो उन्होंने कहा जी मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लाताल्लुकी का उन्होंने इजहार किया और ये भी कहा कि मैं इस मामले में कानूनी चाराजोई भी करूंगा और करनी भी चाहिए। नादरीन, ज़िमनी इलेक्शन चल रहा है और ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि मुकाबला सिर्फ हरीपुर में है, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया, बाकी कहीं मुकाबला नहीं है। हर तरफ फस्तायत है, जुल्म है, जबर है। देखें ना, खैबर पख्तूनख्वा में एक इलेक्शन हुआ, वहां की हुकूमत ने पूरा मौका दिया नून लीग को कि आप आएँ, आकर कंपेन करें, आप इलेक्शन करें, आप खुल कर आएँ, अवाम के अंदर जाएं, आप जलसे करें, जुलूस करें, जो करना चाहते हैं आप करें, खुलकर आप इलेक्शन लड़ें, और उनको फेयर चांस भी मिला। ये हुआ खैबर पख्तूनख्वा में। लेकिन पंजाब में क्या हुआ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक हल्के के अलावा अपने उम्मीदवार ही नहीं दिए, क्योंकि इससे पहले जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए उनके अंदर जितना गंद मारा मरियम नवाज की हुकूमत ने, कोई सोच भी नहीं सकता था। और जो कुछ इलेक्शन कमीशन ने किया वो भी पूरी एक कहानी है और आप सब उस कहानी को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। नून लीग के कैंप में बेचैनी है हरीपुर में, और उसके कुछ विजुअल भी सामने आए। कैप्टन सफदर से उनके कज़न मिल रहे थे और फिर उसके बाद जिस किस्म की वहाँ पे गालम गलोच सुनने को मिल रही थी, बड़ी बेचैनी है। उन्हें नजर आ रहा है कि वो ये इलेक्शन जीतना उनके लिए मुश्किल है। अब अगर इलेक्शन कमीशन ही कोई इनको फॉर्म 47 वहाँ पे जारी कर दे और आर्डर आ जाए साहब बहादुर का कि ये सीट जो है वो उमर अयूब की अहलिया को नहीं देनी, तो फिर तो मामला कुछ और हो जाएगा। वरना ये सीट बड़े आराम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत सकती है। ये फर्क हरीपुर में मौजूद हर आदमी को दिखाई दे रहा है। नादरीन, मैंने मुफ्ती मुनीब साहब के बारे में पिछले वीलॉग में चंद बातें की थी। अब मैं हैरान हो रहा हूं कि उनका एक कॉलम भी आ गया, और उनका कॉलम आया जी अदलिया के अरूजो जवाल का, यानी अदलिया के अरूजो जवाल के बारे में एक उनका कॉलम आ गया, और उस पर वो जजेस पे तनकीद कर रहे हैं, खास तौर पे उन जजेस पर जो एस्टेब्लिशमेंट को या मौजूदा हुकूमत को पसंद नहीं है। हैरत होती है मुझे, यानी आपकी मुफ्ती साहब जो डोमेन है उसके अंदर आप नहीं जा रहे और बाकी हर चीज में आप घुस रहे हैं। इसके लिए सुहेल अफरीदी साहब इस्लामाबाद पहुंच गए। अरकान को यह कह दिया गया कि आप लोग भी पहुंचें, और कारकुनों की तादाद भी अब अडियाला जेल के बाहर पहुंचेगी। इससे पहले हमने देखा कि 2 दिन पहले अलीमा खानम पे और इमरान खान साहब की जो बाकी बहनें हैं उनके ऊपर और वहां मौजूद कारकुनों के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया आधी रात को सर्दी में, और कुछ लोग इसको बड़ा नॉर्मलाइज कर रहे थे। कुछ नहीं होता, बिल्कुल ये नॉर्मल है, ये पूरी दुनिया में होता है। तो ठीक है, जो जो चीज जहां जहां दुनिया में बुरी होती है वो सारी इकट्ठी करके पाकिस्तान में ले आए, और जो अच्छी चीजें दुनिया में होती हैं वो कभी भी उसको काबिल तकलीद हम नहीं समझते। अब ये जो जर्नलिस्ट इस किस्म के बयानिए बना रहे हैं ना कि कुछ भी नहीं होता, मैंने इनको छोटी छोटी बातों पे मातम करते हुए और चिल्लाते हुए देखा है। ये तत्ते तवे पे बैठ जाते थे जब जरा सा हल्की सी छींक भी नवाज शरीफ साहब को जेल में आ जाती थी। ये मियां साहब की जिंदगी की जमानत मांगते थे, ये अदालतों में जाकर गिड़गिड़ाते थे कि नवाज शरीफ साहब को खुदा के वास्ते हमारा नवाज शरीफ हमें वापस कर दो। ये काम ये लोग करते थे, लेकिन आज इन्होंने किबला अपना किसी और तरह का बदला हुआ है। इंसानी हकूक के मामलात में इन्हें फिक्र ही नहीं है इस बात की, इनका अपना मामला चलता रहना चाहिए। सुहेल अफरीदी साहब जो है वो आज 10वीं मरतबा आएंगे निजाम को नंगा करने के लिए। ऐसा लगता तो नहीं है कि मुलाकात करवाई जाए, लेकिन अगर मुलाकात करवा दें तो इससे फर्क कोई नहीं पड़ता, क्योंकि अब आसिम मुनीर साहब इस्तिस्ना भी ले चुके हैं। आसिम मुनीर साहब अपने सारे मामलात कर चुके हैं, उन्हें ऐसा कोई खतरा भी नहीं है, और वो DGI-SPR की एक बड़ी दबंग किस्म की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवा चुके हैं। तो अब मुलाकात होने दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे ख्याल में ये जिद का मामला है,
वरना इमरान खान की बीवी की तो मुलाकात कम से कम करवा देते, उनकी अहलिया की मुलाकात भी नहीं करवा रहे। बहरहाल सुहेल अफरीदी का और चंद और लोगों का नाम दिया गया है, वो आज 10वीं मरतबा इस निज़ाम के कपड़े उतारने आएंगे। तो निज़ाम जो है वो हर दफा अपना एक कपड़ा खुद ही उतार के उनके कदमों में फेंक देता है। ये हालात हो गए हैं। और ये सियासतदान जो आज ये सारा माहौल इंजॉय कर रहे हैं ना, बिलावल समेत, बिलावल साहब कल दोबारा आए सामने। बिलावल जरदारी ने लाहौर के अंदर कुछ एक्टिविटीज की हैं और उसके बाद कहा जी पीटीआई जो है दहशतगर्दों की तरह बिहेव करती है, तो इनके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। बिलावल साहब, कराची में असला कौन बांटता था? आपका वजीर दाखिला। गैंग वॉर कौन करता था? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अभी इंडिया ने एक मूवी भी बनाई है वो रहमान डकैत के ऊपर, ये किसका आदमी था? बेनजीर भुट्टो की गाड़ी चलाता था ना, याद है आपको? बिलावल, आपको मैं याद दिलाता हूं ये मिर्जा साहब क्या गुल खिला रहे थे, रहमान डकैत क्या कर रहा था, उजैर बलोच किसका साथी है। ये जो कराची के अंदर एक अंडरवर्ल्ड पूरा काम करता था, किसके लिए काम करता था? खालिद शहनशाह क्यों कत्ल हुआ था और उसके किनके साथ ताल्लुकात थे? तो बिलावल जरदारी साहब, दहशतगर्द कौन है और कौन असला और बंदूक इस्तेमाल करता है, सारी दुनिया को पता है। अल जुल्फिकार किसकी थी, ये भी सारी दुनिया को पता है। आप ही की फैमिली ने बनाई थी ना अल जुल्फिकार। क्या कारनामे उन्होंने किए थे? क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने आज तक बंदूक उठाई? एहतजाज उन्होंने जरूर किया, एहतजाज किया, मुकाबला किया। एक आदमी आप ऐसा नहीं दिखा सकते जिसको पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने गोलियां मारी हो, या किसी एहतजाज में उन्होंने गोलियां चला दी हो, या कहीं पे उन्होंने हमला कर दिया। एहतजाज करने वो जरूर गए कहीं पे। लोग जब एहतजाज करने वालों पे गोली चलती है, आंसू गैस चलती है, तो लोग रिटेलिएट करते हैं बाद औक़ात, लेकिन गोली किसी ने नहीं चलाई। ये तुर्रा इम्तियाज जो है ये पीपल्स पार्टी को तो हासिल है, एमकेएम को भी हासिल है, कई और जमातों को हासिल है। तहरीके लब्बैक वालों ने भी काफी मार कुटाई की है, लेकिन पीटीआई ने वो नहीं किया। तो बिलावल ना बताएं दुनिया को कि दहशतगर्दी क्या होती है और दहशतगर्द किस तरह के होते हैं, उनका तो ये बनता ही नहीं है बताना। और अब वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ऊपर पाबंदी के बहाने इसलिए ढूंढ रहे हैं कि इन्हें ये समझ आ गई है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को मैदान में शिकस्त देना नामुमकिन है। लिहाजा मैदान में शिकस्त देने की बजाय बेहतर यह है इनको मैदान से ही आउट करो। उसके लिए गेम की जा रही है, देखते हैं क्या करते हैं। 12 सुहेल अफरीदी साहब जाएंगे और फिर दोबारा खबर बनेगी, दोबारा वो धरना देंगे, बैठेंगे, शोर मचाएंगे। जो भी एक्टिविटी 2 दिन पहले हुई वो भी सारी दुनिया ने देखी और ये भी सारी दुनिया देखेगी। अलीमा खानम ने एक इंटरव्यू दिया ऑस्ट्रेलियन मीडिया को, उन्होंने चंद बातें की। उन्होंने कहा जी अदालती अहकामात के मुताबिक 1 हफ्ते में फैमिली, वकला और इमरान खान साहब के जो दोस्त हैं या सियासी लोग हैं, इनकी मुलाकातों की मद में 24 अफराद की इमरान खान साहब से मुलाकातें जरूरी हैं, जो अदालती अहकामात हैं। लेकिन ये पिछले 1 साल से मुलाकातें महदूद कर रहे हैं। ये पहले 6 फैमिली मेंबर से 3 पर और 3 से फिर 1 पर और फिर बिल्कुल मुलाकात पर पाबंदी पर पहुंच गए हैं, ये अलीमा खानम ने कहा। उन्होंने कहा इनके लिए मसला यह है कि इमरान खान इस वक्त 85 से 90% तक अवाम की आवाज है और 11 दिसंबर को इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में मैं पेश हो रही हूं, यानी आज के दिन, और चार्ज होकर शायद सजा की तरफ यह मुकदमा जा रहा है। मेरे ऊपर इल्जाम यह है कि इमरान खान का पैगाम मैंने कौम तक क्यों पहुंचाया, और इमरान खान का पैगाम यह था कि कौम अपने हुकूक के लिए, जमहूरियत के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ी हो जाए। ये जनाब अलीमा खानम ने इंटरव्यू दिया। एक और बात उन्होंने की, इमरान खान ने पैगाम भेजा कि आसिम मुनीर का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। अगर मुझे या बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो तनहा इसका जिम्मेदार आसिम मुनीर होगा और किसी पे जिम्मेदारी नहीं आएगी। ये अलीमा खानम ने बैनुल अक़वामी मीडिया को इंटरव्यू दिया, काफी वायरल हो रहा है ये इंटरव्यू। और इसके अलावा एक और जनरल नईम लोधी साहब हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है। आप जरा इसके ऊपर गौर करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितनी सिंपली उन्होंने वो सारी चीजें कौम के सामने रख दी हैं जो इतने लंबे अरसे से एस्टेब्लिशमेंट को समझ नहीं आ रही। अब ये रिटायर्ड जर्नैल हैं, ये कहते हैं आज अगर आप डिप्लोमेसी डिप्लोमेट्स के हवाले कर दें, मईशत इकोनॉमिस्ट के हवाले कर दें, सियासत सियासतदानों के हवाले कर दें, बातचीत कबायली बड़ों और सियासतदानों के हवाले कर दें और अपने काम पर तवज्जो मरकूज करें, अगर 6 माह में सब ठीक ना हो जाए तो आप कहिएगा। ये तो 6 माह कह रहे हैं ना, 4 माह में सब ठीक हो जाएगा। आज मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इसमें से निकल जाए, ये जो खेल वो खेल रहे हैं खेलना बंद कर दें, सियासतदानों को सियासत करने दें और मुज़ाकरात का रास्ता खोलें और चीजों को चलने दें। डिप्लोमेसी जो है डिप्लोमेट्स करें ना, मईशत को चलाने के लिए इकोनॉमिस्ट आगे आए, ना कि ये खुद अपना दिमाग वहां पे लगाएं। तजुर्बा ही नहीं है उसके अंदर इनका, ये कर ही नहीं सकते
जो सारी जिंदगी तरबियत ली है लड़ने की, ठीक करने चल पड़ते हैं मीशत को।